महासंग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आज के सत्ता का महासंग्राम बहुत दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प इस मायने में क्योंकि जिस तरीके से 2 हफ्तों के बाद हमारे देश के 5 बड़े राज्य चुनावी माहौल में पूरी तरह से उतर चुके होंगे, उस माहौल में जो परिस्थितियां बन रही हैं वोटर्स को लुभाने के लिए, वो हर रोज नए मोड़ ले रही है। खास तौर से अगर आज की बात करें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत खास रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश कहा जाता है कि जो भी पार्टी यहां पर अपना दमखम रखती है, 136 सीटों पर जिसका भी पलड़ा भारी होता है, वही होता है जीत का दावेदार, उसकी जीत सुनिश्चित होती है। और इसीलिए इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने ही जबरदस्त तरीके से अपनी ताकत झोंकी है। खास तौर से जहां एक और पश्चिम उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने जाट मुस्लिम गठबंधन को लेकर एक समीकरण तैयार किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस जाट लैंड में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भी अपने ही चाणक्य को चुनावी मैदान में उतारा। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह, और आज अमित शाह जाट लैंड में प्रचार के दौरान हुंकार भरते हुए नजर आए। पहले उन्होंने जाट नेताओं से मुलाकात की थी, खासतौर से कल आपको याद होगा, और आज जाट लैंड में जाकर प्रचार करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने की जो कवायद उन्होंने शुरू की है, उसका कितना बड़ा असर होने वाला है, आज इसी पर हम महत्वपूर्ण पोल आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि आज का दिन विशेष था और इसीलिए हमने इससे जुड़ा हुआ ही सवाल आपके बीच रखा। तो आज के मुख्य सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। हमने आज आपसे सबसे पहले जो सवाल पूछा कि क्या पहले चरण की 58 सीटों पर बीजेपी 2017 जैसा प्रदर्शन कर पाएगी। तो देखिए, जब 58 सीटों की हम बात करते हैं तो बीजेपी 2017 जैसा प्रदर्शन कर पाएगी। जब हमने आपसे पूछा तो देखिए जनमत क्या आया। जनमत कहता है कि आप पहले चरण के 58 सीटों पर बीजेपी 2017 जैसा प्रदर्शन कर पाएगी। तो जनमत ये कह रहा है 59.77% लोग हाँ कह रहे हैं, 34.26% नहीं और 4.97% लोग कहते हैं पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि जो 59.77% यानी लगभग 60% जनता का ये कहना है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2017 में जो परिस्थिति बनी थी, जाटों ने जो भर कर झोली भरकर भारतीय जनता पार्टी के को वोट दिए थे, इस बार भी वही परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इन सबके बीच फिर क्या ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को इस इलाके में इतनी ज्यादा ताकत झोंकनी पड़ रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन आज क्योंकि अमित शाह का दौरा था तो हमने इससे जुड़ा हुआ सवाल भी आपके बीच रखा। हमने आज का जरा दूसरा सवाल लेकर आए। दूसरा सवाल जो हमने आपके बीच रखा कि क्या अमित शाह मथुरा का दर्शन करके बीजेपी को फायदा दिलाएंगे, फायदा पहुंचेगा, क्योंकि वो बांके बिहारी मंदिर गए। उन्होंने कहा कि राधे राधे जपना है तो पहले राम राम और अब राधे राधे से क्या वोट आ जाएंगे बीजेपी की झोली में। तो देखिए जनमत क्या कहता है, जरा जल्दी से लेकर आए। अमित शाह का मथुरा दौरा हुआ है, इस पर क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा, इस पर देखिए जनमत जो हमारे बीच आया है, आपकी राय जो हमारे बीच आई है, 67.49% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल इसका फायदा होने वाला है। 29.73 कहते हैं नहीं होगा। 2.78 को पता नहीं। लेकिन यहां पर भी देख लीजिए पलड़ा भारी बीजेपी का है, यानी चाणक्य को अगर उतारा जाता है, राजनीति के चाणक्य को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो इसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। 67.5% लगभग लोग हैं जो ये मानते हैं कि अमित शाह अगर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। जो रूठे हैं उनको बनाने के लिए वो जो रणनीति अपनाते हैं वो कमाल कर जाती है। अब कमाल करके क्या कमल खिलेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। आज हम ग्राउंड से अपने जो रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता हैं, ग्राउंड सर्वे भी हम आपके बीच लेकर आएंगे। लेकिन आज इस कार्यक्रम में शुरुआती दौर में हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं। विशेष इस मायने में क्योंकि आज जो चेहरा हम आपके सामने रखने वाले हैं, उनकी तेज तर्रार पुलिस कमिश्नर की छवि रही है। आतंकियों को थर थर कांपाने के लिए जो कदम उठाए गए उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डर कर भागे हैं बदमाश, उस नाम से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन अब यही पुलिस कमिश्नर नेता बन चुके हैं। असीम अरुण जी बीजेपी के कद्दावर नेता बन चुके हैं, हमारे साथ आज सत्ता के महासंग्राम के शुरुआती दौर में जुड़ रहे हैं। जरा स्क्रीन पर ले आए असीम जी को। असीम अरुण जी,
बहुत बहुत स्वागत कर रही हूं आपका सुदर्शन के इस मंच पर। वैसे तो पूर्व पुलिस कमिश्नर जो आपकी छवि रही है, एक तेज तर्रार पुलिस कमिश्नर की, लेकिन आज एक धीर गंभीर और तेज तर्रार बीजेपी नेता के रूप में हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं। आपका दोनों ही रूपों में हम स्वागत करते हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सर, आप आज जब मुझे कहा गया कि आप हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो मुझे लगा कि सबसे पहले उस बात का जिक्र जरूर करना चाहिए जिसकी चर्चा हमेशा होती है जब चुनावी दौर है। तो ऐसे कहा जा रहा है कि जो भी बड़े पदों पर ऑफिसर्स रहे हैं, जब वो सेवा में होते हैं तो ये कहा जाता है कि उन पर दबाव होता है कि आपको जब भी आप चाहे रिटायर हो या वीआरएस लें तो आपको बीजेपी पार्टी ज्वाइन करनी है। आपने जब 16 जनवरी को बीजेपी ज्वाइन किया तो कुछ ऐसी ही परिस्थितियों को सामने रखा गया, कुछ ऐसे ही कहा गया कि दबाव में ये दबाव डाला जाता है ऑफिसर्स के ऊपर। तो मैं चाहती हूं कि ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है इसे आज आप क्लियर कर दीजिए। असीम अरुण जी। जी मैडम, ये मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे बारे में कल्पना की और मुझे एक सुझाव दिया कि मैं पुलिस की नौकरी तो बहुत अच्छे से कर रहा हूँ और बड़ा मुझे मजा आ रहा था, लेकिन मेरे बारे में कल्पना की गई कि मैं कुछ और काम कर सकता हूँ, कोई और बृहद काम कर सकता हूँ। शुरू में तो मुझे ये मुश्किल लगा, लेकिन जब मैंने ये विचार किया और चर्चा की, जो मेरे मूल आदर्श हैं, जो मेरे पिताजी ने दिए, ईमानदारी से काम करना, शिष्टाचार बरतना, सबको साथ लेके चलना और विशेषज्ञता से काम करना, मैं इनमें से किसी भी अपने मूल आदर्शों पे समझौता करके राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में मुझे विश्वास दिलाया गया कि मुझे मेरी ईमानदारी और अच्छे काम के लिए ही ये सुझाव दिया गया है और मुझसे अपेक्षा होगी कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूं, ना कि मैं बदलूं और किसी और की तरह बनने की कोशिश करूं। तो इससे मेरी राह आसान हुई। मेरे मूल सिद्धांत वही रहेंगे और हाँ, टास्क अब पुलिस के कुछ अलग होते हैं, लोक सेवा के टास्क अलग होते हैं। जो टास्क मुझको मिलेगा मैं उसको अच्छे से करूंगा। सर, मेरा सवाल ये था, निश्चित रूप से आपको जो टास्क दिया गया आपने हमेशा से उसे पूरी तरह से उस कर्तव्य को निभाया, वो आपके पास चाहे कोई भी पद रहा हो। लेकिन आज जो मेरा मूल सवाल था, ये लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, प्रशासन में जो भी बड़े चेहरे रहे हैं, जब वो सेवा में होते हैं तो उनके ऊपर दबाव दिया जाता है कि जब कभी भी आप सेवानिवृत्त हो तो आपको बीजेपी ज्वाइन करनी है, या अगर वीआरएस भी दिलवा दिया जाता है क्योंकि पार्टी ज्वाइन करानी होती है। ऐसा भ्रमजाल फैलाया जा रहा है। तो इस कंफ्यूजन को थोड़ा आप दूर कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में ये बात रहती है, इसलिए चर्चा का विषय बन जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं था और मेरी तो 9 साल की अभी सर्विस बाकी थी और ये एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा सुझाव आया और निश्चित रूप से एक बड़ा निर्णय था, एक मुश्किल निर्णय था, लेकिन अब उस निर्णय के दूसरी पार हूं मैं और मुझे अच्छा लग रहा है। जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे उसमें चुनौती भी महसूस हो रही है और मुझे रुचि भी आ रही है। तो ऐसा कोई माया जाल फैलाया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं समझूंगा कि एक बहुत ही विनम्र सुझाव मुझको दिया गया और मेरे बारे में एक ऐसी कल्पना की गई जो मैंने भी नहीं सोची थी और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं लोक सेवा के काम में लगा हूँ। हाँ, लोक सेवा में पुलिस की नौकरी के बनस्पत कंपेरिजन में ऊंच नीच ज्यादा होती है, हार जीत ज्यादा बड़ी होती है, तो यही एक अंतर है और इसी अंतर से लोग आने में नॉर्मली डरते हैं और मेरे अंदर ऐसा कोई डर नहीं है। मैं मानता हूँ कि ऊंच नीच भी होगी, हार जीत भी होगी। जैसे 28 साल की मैंने पुलिस की सेवा की है, अब 28-30 साल की एक और लोक सेवा करूंगा। लोक सेवा बड़े अच्छे से आपने समझाया, लेकिन इस लोक सेवा करने में एक वहां पर जो चुनौती होती है, मुझे लगता है कि एक पुलिस कॉप होने के नाते आपने उस चुनौती का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ, जैसा कि आप असीम हैं, कोई सीमा नहीं थी उस ईमानदारी की, आपने वैसे निर्वहन किया। लेकिन इस बार जो आपको लोक सेवा करने का मौका मिल रहा है, आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। एक ऐसी जगह से आप चुनावी मैदान में हैं जो सपा का गढ़ कहा जाता रहा है, 4 बार से वहीं पर सपा का ही चेहरा जीतता रहा। तो आपको नहीं लगता कि ये चुनौती कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, सपा के गढ़ में पहुंचकर उसे ललकारना? जब चुनौती बड़ी होती है और लड़ाई खेल होती है तो जीत भी मजेदार होती है और लेकिन ऐसा मुझे अभी तक के प्रचार में लोगों से मिलने में लगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार उत्तर प्रदेश और लगभग 7 साल की दिल्ली में कानून व्यवस्था पे इतना अच्छा काम हुआ है कि सब लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विकास का इतना काम हुआ है, एक एक व्यक्ति को
सहायता मिली है और उनको आवास, शौचालय, गैस आदि सेवाएं मिली हैं कि एक एक व्यक्ति बहुत संतुष्ट है। और साथ साथ मेरे जैसा एक नया कैंडिडेट आया है, प्रत्याशी आया है, और मैं समझता हूँ मेरी छवि थोड़ी सी अलग है। मुझे शीर्ष नेतृत्व ने चुना है मेरे एक अच्छे बैकग्राउंड की वजह से। तो जो प्रतियोगिता है वो निश्चित रूप से आसान नहीं है, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस में हूँ, विश्वास में हूँ कि बहुत अच्छा परिणाम होगा और एक बड़े मार्जिन के साथ में जनादेश मिलेगा। एक ईमानदार और अच्छे प्रत्याशी को लोग चुनेंगे। आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि छवि मायने रखती है, आपका रिप्रेजेंटेशन, आपका बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से टिकट दिए जा रहे हैं, लगातार ये देखा जा रहा है कि उन चेहरों को जिनके पीछे कभी आपने डर पैदा किया था, आपके नाम से डरते थे, लेकिन आज वो चुनावी मैदान में हैं। तो ये परिस्थिति क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए फायदेमंद हो रही है कि वो जितने समाजवादी पार्टी जितने दागियों को चेहरा सामने रखेंगे उतना ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो चेहरे चुने जा रहे हैं जिनकी छवि बिल्कुल अलग है, जैसे असीम जी जैसे लोग सामने रखे जाते हैं? अगर निश्चित रूप से जो अच्छे पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अफसर हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी ले रही है, और जिन बदमाशों को मैं दौड़ाता था उनको समाजवादी पार्टी ले रही है। तो फर्क साफ है, सबको दिख रहा है। और निश्चित रूप से हमसे और आपसे ज्यादा होशियार उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उनको भी ये फर्क दिख रहा है। और जब वो बटन दबाने के लिए जाएंगे अपने बूथ पे तो वो इस फर्क को महसूस करेंगे और अच्छी कानून व्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जो एक पुलिस अफसर को शामिल कर रही है, ना कि समाजवादी पार्टी को जो अपराधियों को शामिल कर रही है। 2017 और 2022 में बड़ा अंतर बताया जा रहा है। 5 सालों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बहुत बेहतरीन करने की कोशिश की गई है, और आपने तो एटीएस ने जो कमाल किया आपके नेतृत्व में वो सबने देखा। ये 5 साल जो बीता 5 साल है, और 5 साल के बाद अब 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े किए गए थे। क्या आपको लगता है कि आप जब चुनावी मैदान में हैं तो वो जो भ्रम जाल है उसे आप हटाने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे? क्योंकि वो कहते हैं कि आप लोगों की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ फेस सामने रख देने से जीत हार नहीं तय होगी, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रैटेजी भी है और बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आप किसी से पूछिए, शहर में, गांव में, कि क्या सूर्यास्त से पहले, सूर्यास्त के बाद आज से 6 साल 7 साल पहले आप घर से निकलते थे? मेरे ही इलाके में, तिरवा में, कन्नौज में कोई सूर्यास्त के बाद नहीं निकल सकता था, क्योंकि निश्चित रूप से उनके साथ लूटपाट हो जाती थी। और केवल लूटपाट ऐसी भी नहीं, कपड़े तक उतरवा लेते थे, ऐसी घटनाएं हो जाती थी। अब इसके आज 5 साल बाद ऐसी अच्छी कानून व्यवस्था बनाई गई है कि लूटपाट तो छोड़िए, पूरी रात लोग आराम से घूमते हैं, चलते हैं, किसी को डर भी नहीं लगता। साथ दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि अपराध, ऐसा समय कभी भी नहीं आएगा जब अपराध 0 हो जाएंगे, लेकिन जब अपराध होते हैं तो पुलिस की प्रतिक्रिया क्या है? अभी कन्नौज में ही आज से 6-7 दिन पहले एक अपहरण हुआ एक बच्चे का, 6 घंटे के अंदर पुलिस ने बरामद किया, गिरफ्तारी की, जेल भेजा, सारी कार्रवाई हुई। तो अपराध कम भी हुए हैं, और जो अपराध यदि घटित हुए हैं तो उसमें पुलिस ने बहुत सख्त कार्रवाई की है, और हर जगह ऐसा होता हुआ देखा गया है। जो मेरा कार्यक्षेत्र रहा एटीएस का या कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट का, वहां भी मैं इस तरह की बातें आपको प्रमाण समेत प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार हुआ है। क्या इसको और अच्छा किया सकता है? निश्चित रूप से। और 5 साल के लिए जनादेश मिलेगा तो इसको हम लोग और ऊंचाइयों पे लेकर के जाएंगे। जी, एक आखिरी सवाल असीम जी, 2017 में मोदी लहर के आगे हर कोई ढेर हो रहा था, लेकिन कन्नौज एक ऐसी सीट थी जहां पर समाजवादियों की साइकिल चल पड़ी थी। वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति, फर्क नजर आता है आपको? फर्क निश्चित रूप से है, और प्रत्येक जब भी हम हारते हैं तो हम उससे सबक लेते हैं, और जीतते हैं तो हम अहंकार से अपने आप को बचाते हैं। तो 2017 में 9 सदर सीट से हमारी हार हुई, बहुत ही कम मार्जिन से हुई थी, 2400 वोट से, लेकिन हार तो हार हुई है। और उसके ऊपर मेरे पार्टी में आने से पहले भी बहुत विचार विमर्श हुआ, उससे सबक लिए गए। मेरे पार्टी में आने के बाद, मुझे टिकट मिलने के बाद उसके ऊपर और गहनता से विचार किया गया। जो कमियां पिछली बार छूट गई थी उनको हम लोगों ने दूर कर लिया है, और आज ही जितने भी भाजपा के सदस्य हैं जो टिकट के लिए इच्छुक थे, 8 ऐसे स्त्री पुरुष हैं,
सबने मिलकर के एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और चेहरा तो मैं हूं, लेकिन पूरी पार्टी चुनाव लड़ रही है, पूरा संगठन चुनाव लड़ रहा है। हम लोग सब लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि 5 साल की सरकार के अच्छे कामों को देखते हुए 5 साल के पुनः जनादेश मिलेगा। और मुझे एक प्रत्याशी के रूप में संगठन का पूरा समर्थन है। हम लोग सब लोग एकजुट हैं, और यदि मेरे अंदर कोई अच्छी बात है तो नागरिक उसे पसंद करेंगे। यानी कन्नौज का इत्र अब दुर्गंध नहीं सुगंध फैलाएगा, आप इशारा समझ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, कन्नौज का इत्र जो है वो और सुगंधित होगा, उसकी शान और बढ़ेगी, और आप कन्नौज का नाम अब केवल अच्छी बातों के लिए सुनेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच असीम अरुण जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, आपने हमारे लिए समय निकाला। तो देखिए, कन्नौज सीट से समाजवादी पार्टी का गढ़ जरूर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक ऐसे चेहरे को उतारा जो अपनी तेज तर्रार पुलिस की छवि के लिए जाने जाते रहे, और हमेशा से ही बदमाशों के दिल में जिनके नाम का खौफ हो, अगर उनको ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरे के रूप में उतारा जाता है तो जनता क्या इस विश्वास को और ज्यादा मजबूत करेगी अपने वोटों के माध्यम से, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बहरहाल कन्नौज में क्या होगा, तीसरे चरण में चुनाव होना है, हम निश्चित रूप से वहां देखेंगे कि क्या कुछ समीकरण बढ़ रहा है। लेकिन आज का समीकरण जो है, जो खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे हैं, पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 58 सीटों पर चुनाव होने, और उन 58 सीटों में खासतौर से अगर जाटलैंड की बात की जाए, जाटों को रिझाने के लिए, उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ताकत झोंक चुकी है। कितना असर होगा, असर होगा भी या नहीं होगा, यह समाजवादी पार्टी जिस गठबंधन के साथ आरएलडी और एसपी उतरी हुई है, वो गठबंधन इस बार हावी हो जाएगा? ये तमाम सवाल होंगे, सवालों के जवाब ग्राउंड से लेंगे अपने सहयोगियों के साथ। और मथुरा में क्या कुछ हुआ, क्या गृह मंत्री अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्हें बिहारी जी का आशीर्वाद मिल गया? जनता क्या कहती है, आइए बिना समय गवाए सीधे लिए चलते हैं मथुरा। मेरे सहयोगी मोहन प्रसाद मीणा इस वक्त जुड़ रहे हैं, ले आइए जरा मोहन जी को स्क्रीन पर। मोहन जी, जिस तरीके से आज अमित शाह बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद ले रहे हैं, आशीर्वाद लेने के बाद उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन भी कर लिया, पहले श्री राम और अब राधे राधे के नाम पर बीजेपी को कितना पसंद किया जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी या फिर कमल खिल रहा है? साइकिल चलेगी या कमल खिलेगा? जरा पूछिए जल्दी जल्दी जनता से। जी लावनी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज अमित शाह मथुरा आए थे, मथुरा में उन्होंने बांके बिहारी जी के दर्शन किए, उसके बाद विद्यालय जाकर वहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से बैठक भी की और डोर टू डोर बीजेपी के लिए वोट भी मांगे। मैं अब मेरे कुछ सहयोगी यहाँ मौजूद है, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से उनका आज का दौरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधव मंजू है। आज जिस प्रकार से अमित शाह जी आए थे, तो कितना बीजेपी को फायदा मिलने वाला उससे? देखिए, पहली बात तो हम अमित शाह जी का बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे कि वो मथुरा में आए। जिस तरीके के चाणक्य की भूमिका थी हिंदू समाज को दोबारा से एकत्र करने में, उसी तरह से जिस तरीके से हिंदू समाज का विघटन हो चुका था, समाजवादी पार्टी अलग जा रही है, लोकदल अलग जा रही है, बसपा अलग जा रही थी, शाह जी के आने से उन्होंने चाणक्य की तरह से पूरे हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करी है। उनका मथुरा का दौरा आने से सभी जाति का जो यहाँ पे संघर्ष अलग अलग हो रहा था, सभी हिंदू समाज बंटने की कोशिश कर रहा था, उनके आने से दोबारा से सब एक होगा और दोबारा से योगी जी की पूर्ण बहुमत की बहुत बड़ी सरकार बनाएगा। जी लावनी जी, बहुत बड़ी सरकार बनाने की बात यहाँ जनता कह रही है, यहाँ कुछ युवा भी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। आज अमित शाह जी आए थे, कितना मथुरा को लाभ मिलने वाला बीजेपी को इससे? इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। अमित शाह जी को जैसे बड़े भैया ने बताया, चाणक्य कहते हैं उनको, तो वो अपनी चाणक्य की चला यहाँ पर शुरुआत करेंगे और प्रदेश में दोबारा से दंगा फैलाने की प्रयास करेंगे। जैसे कि केरला में आप देख रहे हैं, घर घर जाके डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं वो। और जब देश के गृह मंत्री की ऐसी स्थिति हो चुकी है, घर घर जाके वोट मांगना पड़ रहा है पार्टी के लिए, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति। और आज की कल की खबर और है, जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को अपनी पार्टी में आमंत्रित कर रहे हैं, कह रहे हम उनको न्योता देते हैं अपने साथ जुड़। ठीक, चलिए, मोहन से संपर्क टूटा है। बहरहाल इतना तो जरूर है कि देखिए, जो परिस्थितियां बनी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा कि एक मिक्स रिजल्ट आ रहा है कि थोड़ी चुनौती है, लेकिन चुनौती पर पार पाने की कोशिश हो रही है। रजत मिश्रा, ब्यूरो चीफ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा स्क्रीन पर रजत को ले आए। रजत, बड़ा महत्वपूर्ण दिन आज का, 136 सीटें हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और यही वो 136 सीटें हैं जो जीत और हार तय कर देती हैं, ट्रेंड सेटर हो जाती हैं एक तरह से। आज जिस तरीके से हुंकार भरी गई है बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की तरफ से, फायदा मिलता हुआ ग्राउंड पर आपको क्या दिखता है? मिलेगा फायदा?
देखिए लावनी, अमित शाह जब जब सीधे तौर पर चुनावी मैदान में उतरते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी बेनिफिशियरी साबित होते हैं। 2017 की बात हो, 2019 की बात हो और उससे पहले 2014 की बात हो, तीनों ही चुनाव में आपने देखा होगा अमित शाह ने खुद ग्राउंड पर उतरकर चुनाव के प्रचार की जो कमान है वो अपने हाथों में ली, रणनीति अपने हिसाब से बनाई और उसका फायदा ये मिला कि 2019 में 91% जो जाट था वो भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर बैठ गया और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत 2019 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिली थी। इस बार भी आप देखिए जिस तरीके से काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप देखिए जो बड़ी लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की वो इस समय डोर टू डोर कैंपेन कर रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए अखिलेश यादव इस समय अपने घर पर बैठे हुए हैं। मायावती पहली रैली 2 तारीख को आगरा में करने जा रही है, डोर टू डोर कैंपेन वो भी नहीं कर रही। मतलब 1-to-1 मैपिंग जो करनी चाहिए वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वो 1-to-1 मैपिंग भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है। अमित शाह कैंपेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ दरवाजे खटखटा रहे हैं वोट मांगने के लिए, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, स्वतंत्र देव सिंह, तमाम राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, तमाम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो कुंडियां खटखटा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव अभी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे। तो ये जो सीधा असर है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर मिलता हुआ दिखाई देगा। और जो गठबंधन बनाने की कोशिश पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की गई है, उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गठबंधन के कितना फायदा वोट के तौर पर कन्वर्ट होगा ये तो जब अभी एक युवा थे, उनका तो ये कहना था कि कुंडियां इसलिए खटकानी पड़ रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर कुंडी नहीं खटकाएंगे तो फिर उनकी तरफ नहीं जाने वाले हैं वोटर। और उन्होंने ऑलरेडी जयंत चौधरी का भी जिक्र कर दिया जनता ने कि भाई वो भी उनको भी रिझाने की कोशिश हो रही है, भारतीय जनता पार्टी बहुत सही सेट पे नहीं है। ये भी आरोप अभी देखिए जनता नहीं बोला, अभी एक युवा को हम सुन रहे थे मोहन नगर से, उन्होंने जो बातें कही मथुरा से। देखिए लावनी, राजनीति में ना मुगालते नहीं पालने चाहिए, जो मुगालता पालता है उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोच रही है कि उसको घर में बैठ के वोट मिलते तो उन्होंने वो मुगालता नहीं पाला, इसलिए कुंडियां खटकाना शुरू कर दिया। एहसास था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नुकसान होगा और उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए जाटों की बड़ी मीटिंग हुई और उनके माध्यम से जाटों को एकजुट करने की कोशिश हुई। अगर कोई ये मुगालता पाले बैठा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसलिए हमको फायदा हो जाएगा। जितेंद्र कुमार हमारे साथ मोदी नगर से जुड़े हुए हैं, जल्दी से जरा 1 मिनट में मोदी नगर की जनता क्या कुछ कहती है, जितेंद्र से भी सुन लेते हैं और फिर हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। जितेंद्र जी, लावनी, मैं बताना चाहता हूं जिस तरह से अमित शाह जी मथुरा गए थे और आज हमारे यहाँ मोदी नगर में भी हमारे राजनाथ सिंह जी आए थे और वो भी उसी तरह से उन्होंने भी काम किया। मोदी नगर का एक स्थायिक मंदिर है महामाया सीकरी, वो भी वहां पर गए और माथा टेक कर आए और उसके बाद उन्होंने जनता क्या कहती है, जनता क्या कहती है? जानना चाहूंगा कि इस चीज का उन्हें कितना फायदा मिलेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमितेश कुमार जैन है। माननीय राजनाथ सिंह जी जो यहाँ पर आए हैं वो अपने एक तरह से घर में आए हैं और वो यहाँ से जो है सांसद रहे हैं और उस समय उन्होंने हमारे यहाँ गाजियाबाद का बहुत काम किया है। जनता उनसे बहुत जुड़ी हुई है और उनके आने का इतना प्रभाव पड़ेगा। अमितेश जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जिस तरह से 2017 में बीजेपी ने अपना जो प्रदर्शन किया था, मतलब एक तरह से उन्हें जीत बहुमत मिली थी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेन माना जाता है उत्तर प्रदेश के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जिसे आज राजनाथ जी आए, जो क्या कितना फायदा मिलेगा? माननीय राजनाथ सिंह जी के आने से हमारी मोदी नगर सीट पिछली बार 66,000 वोट से जीती थी और अब की बार कम से कम 30,000 वोट। चलिए, यानी प्रभाव पड़ रहा है, बड़े चेहरे अगर उतर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। लोग, अगर विपक्ष के लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश का किला फतेह करना बीजेपी के लिए थोड़े चुनौती भरा नहीं, बिल्कुल से वो हार रही है। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि बड़े चेहरे जब उतरते हैं चुनावी मैदान में तो असर होता है और यही असर आपने अभी सामने देखा कि जनता जनार्दन क्या कह रही है। बहरहाल रिजल्ट क्या होता है ये तो 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन उसके बीच की परिस्थितियां बहुत ज्यादा मजेदार और दिलचस्प हो रही है। हमारी नजर लगातार बनी रहेगी सत्ता के महासंग्राम में, हम ग्राउंड से सर्वे लेकर आते रहेंगे, ऑनलाइन सर्वे जारी है, जुड़िएगा जरूर। आज बस इतना ही, देश और दुनिया के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।